हेलो, गुड इवनिंग। आज के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग नॉर्मल जैसे क्लास होती है रेगुलर उस तरह से पढ़ेंगे नहीं। आज हम लोग ये देखेंगे कि पढ़ना कैसे है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वोकैबलरी को कैसे पढ़ें। तो आप वोकैब की इम्पोर्टेंस तो जानते होंगे अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, और या चाहे आपका वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, जो भी एग्जाम आपको देना हो या स्टेनोग्राफर, के लिए आपको पता होगा कि वोकैब बहुत ज़्यादा आपको पढ़नी है। वोकैबलरी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी ग्रामर है। तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि बराबर ही इम्पोर्टेंस दोनों चीज़ों की है। तो वोकैब को किस तरह से किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कॉमन प्रॉब्लम सभी बच्चों की रहती है। वोकैब लर्न तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहती। तो वो पहले आपको ये समझना होगा कि वोकैब ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप लर्न कर रहे हैं और उसे भूलें ना। वो एक नेचुरल चीज़ है, वो हर कोई भूलता है। तो ये पहले तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। आप अगर भूल रहे हैं तो आप में कुछ कमी है, फिर आप वोकैब नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल पढ़ते हैं, और ऐसा कोई टीचर या कोई भी टॉपर भी नहीं हो सकता जो भूले ना। तो हम लोग भूलते बहुत हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, उसमें से काफ़ी चीज़ आप भूल जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या है, जिसने ज़्यादा पढ़ा और भूला कम। तब असली चीज़ तो ये है कि एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, लेकिन उसने रिवाइज़ नहीं किया। रिविज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवाइज़ ही नहीं किया तो भूल जाएगा। एक बच्चे ने कम पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा उसने बिल्कुल ठोस तरह से पढ़ा, रिवाइज़ करते हुए पढ़ा। फिर एग्ज़ाम में वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा कर पाएगा सॉल्व। अगर इतनी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उसमें रिविज़न में बस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम नहीं डाला, तो फिर सब बेकार हो गया। हम लोग को वही देखना है कि हम लोग रिविज़न, एक तो पहली चीज़ समझना है कि करना है, दूसरी चीज़ कि वो किस तरह से करना है, और एक साथ में चीज़ कि आप भूलेंगे, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब हम लोग इंसान हैं, ऐसा तो नहीं है कि एआई हो, दिमाग में एआई फिट है। तो अगर एआई को एक बार कुछ बता दिया वो नहीं भूलता, लेकिन हम तो भूलेंगे। तो भूल-भूल के ही याद करना है, सीखना है, तो किस तरह? तो वोकैब किस तरह पढ़ें, उसके लिए पहले देख लेते हैं कि वोकैब में आता क्या-क्या है। देखिए, वोकैब में ये सारी चीज़ें हैं। सिनोनिम, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची होता है, सेम मीनिंग हो या सिमिलर मीनिंग हो, मिलता-जुलता मतलब। एंटोनिम का मतलब विलोम हो गया, ऑपोजिट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब उसमें आपको एक पूरी लाइन दी होती है, आपको बताना होता है कि उस एक लाइन को एक सिंगल वर्ड में क्या बोला जाएगा, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर दूसरी चीज़ आती है ईडियम, मतलब मुहावरे जो हिंदी में होती है। स्पेलिंग तो समझिए, स्पेलिंग का सीधा मतलब क्या है, आपको 4 शब्द दिए जाएँगे, आपको बताना होगा कि इसमें से कौन-सी स्पेलिंग सही है, कोई एक सही होगी या कौन-सी वाली गलत है। फिर फ्रेज़ल वर्ब। फ्रेज़ल वर्ब एक ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ैक्टली हिंदी में नहीं होती, थोड़ा बहुत मिलता-जुलता आप इडियम से इसको मान सकते हैं। लेकिन फ्रेज़ल वर्ब जो है, वो आपके ग्रामर में भी आता है, ग्रामर का भी पार्ट है और वोकैब का भी है। तो आप उसको दोनों तरह से समझ सकते हैं। देखिए, फ्रेजल वर्ब में होता है कि एक वर्ब होता है पहले, फिर उस वर्ब के बाद, वर्ब का मतलब जैसे ब्रिंग, पुल, ऐसा कोई वर्ड है, होल्ड हो गया, हैंग हो गया, कोई ऐसा वर्ड होता है, क्रिया होती है, उसके बाद कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जोड़ते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, बाय, अवे, ऑफ, और उसके हिसाब से प्रेपोजिशन आप कौन सा जोड़ रहे हैं, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो होता है फ्रेजल वर्ब। जैसे एक वर्ड अब लुक है, लुक का मतलब आपको पता है देखना, लेकिन लुक के बाद अगर आप इनटू लगा देते हैं, तो प्रेपोजिशन इनटू लाते हैं, इसका मतलब हो जाता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन वाला। फिर लुक आफ्टर अगर कहते हैं, लुक आफ्टर का मतलब हो जाता है किसी की देखभाल करना। फिर लुक फॉर अगर कहते हैं तो मतलब ढूंढना कुछ हो गया। लुक डाउन ऑन कहते हैं, मतलब किसी को आप बहुत कमतर समझ रहे हैं, अपने को उससे सुपीरियर समझ रहे हैं। तो मीनिंग इसके काफी चेंज होते हैं। तो लुक वर्ड का मीनिंग आपको पता था, देखना, लेकिन उसके बाद क्या चीज़ जोड़ी है उसके हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सबसे मुश्किल पार्ट बच्चे मानते हैं फ्रेजल वर्ब्स पूरे वोकैब का, क्योंकि इसमें बहुत लर्न करना होता है। बहुत ज़रा-ज़रा सा डिफरेंस है कि प्रीपोजिशन चेंज किया, मतलब ही बिल्कुल चौरी हो गया। तो इसको हम लोग अभी लास्ट में देखेंगे क्या करना है। तो पहले तो देखें, वोकैबुलरी में ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले क्या करें? अब ये हम लोग मान के चल रहे हैं, जैसे हम लोगों का मेन टारगेट इस चैनल पे रहेगा कि एमटीएस अगर आपको देना है, तो एमटीएस में जो हम लोगों का अभी टेंटेटिव कैलेंडर आया है, उसके हिसाब से 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग डेट ये है। उसको अगर हम माने तो आपके पास कितने दिन हैं? कि अगर वैसे तो ज़्यादातर आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ वोकैब तो एटलीस्ट पढ़ी होगी। आपने जब एसएससी का इरादा बनाया तब से अभी तक थोड़ी बहुत आपने की होगी, चाहे ज़्यादा नहीं की होगी। जैसे हम लोगों के वोकैब के सेशंस भी हुए हैं, वोकैब के क्लासेस भी हुए हैं, वो आपने शायद अटेंड किए हों, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या जो भी है।
तो आपने पढ़ा होगा। अब वोकैब में अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो अब देखते हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, आपके पास कितना टाइम है। जैसे अब हम लोग मान रहे हैं कि अगर आज अब ये तो 5 डेज़ इस महीने में मान लें कि बचे, फिर उसके बाद 5 डेज़ हमारे हुए, 5 प्लस कितने हैं, फिर हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने हैं तो 90 डेज़ मान लें। प्लस लास्ट जो सितंबर बचता है उसमें 19-20 दिन है। मान लें आपका पहले ही दिन एग्जाम पड़ जाता है, 20 सितंबर ही को एग्जाम है, वैसे तो वो बहुत दिन चलेगा, लेकिन उसी दिन पड़ा उसके हिसाब से आपको सितंबर में भी ऐसे ही 18-19 दिन मिल रहे हैं। तो फिर आपके इसमें मान लें अराउंड 20 दिन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इतना आपके पास टाइम है। अब इसमें आपको कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आप क्या चीज़ करिए, और वो कैब को करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़फुल तरीका है कि आप रूट वर्ड से पढ़ें। अब रूट वर्ड होता क्या है एग्ज़ैक्टली? वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो ये समझिए कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश भाषा है, उससे पुरानी 2 भाषाएँ हैं, ग्रीक और लैटिन। तो ग्रीक, लैटिन जो भाषाएँ हैं, उनसे इंग्लिश में बहुत सारे शब्द आ गए। तो ऐसा हुआ कि इंग्लिश जो ग्रीक भाषा का एक वर्ड था, उस एक वर्ड ने इंग्लिश के 10-15 वर्ड्स बना दिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। एक वर्ड के से मिलके, मतलब एक वर्ड को यूज़ करके इंग्लिश के 10-15 वर्ड्स बन गए, कहीं-कहीं 5 बने, 10 बने, इस तरह से बने। तो उस वर्ड को अगर जो ओरिजिनल लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द था, उसका मीनिंग अगर आपको पता हो, तो आप उससे गेस करके निकाल सकते हैं कि इंग्लिश के उन 15 शब्दों का क्या मतलब हो सकता है। मतलब आपको थोड़ा आइडिया हो सकता है, ऑप्शन देख के आप समझ जाएँ। जैसे एक एग्ज़ाम्पल इसका है, अब एक वर्ड है सोमनस। सोमनस कहें या सोम कहें, SOMN, इसका मतलब होता है स्लीप। सोमनस या सोम का मतलब स्लीप हो गया। इससे कुछ वर्ड्स बनते हैं, जैसे एक हो गया हमारा इनसोम्निया। तो देखिए, ये बस एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि आपको रूट वर्ड्स क्यों करने इंपॉर्टेंट है, ये होता क्या है। सोमनस या सोम का मतलब स्लीप था। किसी शब्द में इन लगा दें स्टार्टिंग में तो बहुत जगह उसका ऑपोजिट हो जाता है। जैसे डिसेंट है, कोई सभ्य सा इंसान है, इन लगा के इनडिसेंट बन गया जो असभ्य है, इन से ऑपोजिट हुआ। उसी तरह से सोम का मतलब सोना था, इन लगा के मतलब नहीं सोना। इनसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आने की बीमारी, ये उससे बन गया, ये लॉजिक लगा के रूट वर्ड्स को यूज करके। फिर इसी तरह से एक वर्ड होता है सोमनैम्बुलिस्ट। अब ये 3 रूट वर्ड से हम लोग कह सकते हैं मिलके बनता है। सोम का मतलब हो गया सोना, स्लीप। एम्बुल वर्ड का मतलब क्या है? ये एम्बुल जो वर्ड है, इसका ये आपने एम्बुलेंस में सुना है। एम्बुल का मतलब होता है मूव करना, और IST किसी वर्ड में ऐसे लास्ट में लगा है, जैसे टाइपिस्ट, स्पेशलिस्ट ऐसे बोले, ये होता है किसी टाइप का व्यक्ति। तो सोमनैम्बुलिस्ट किसी टाइप का व्यक्ति है, वो किस टाइप का? जो नींद में मूव करता है, मतलब नींद में चलने की जिसे बीमारी हो, वो सोमनैम्बुलिस्ट है। तो आप रूट वर्ड से समझ सकते हैं उसे, एम्बुल आपको याद रह जाए, एम्बुलेंस से, सोम का मतलब सोना हो गया, तो उससे आप जोड़ के देख लें। फिर इसी तरह से एक वर्ड है सोमनीलोक्वेंट। अब ये भी एक और चीज से बना। एक वर्ड लोक्वी होता है, लोक्वी का मतलब होता है बोलना। तो सोमनीलोक्वेंट क्या हो गया? जो नींद में बोले, जिसको नींद में बोलने की बीमारी है, तो ये आदत है, तो वो सोमनीलोक्वेंट हुआ। तो ये रूट वर्ड्स होते हैं, तो आपको रूट वर्ड से स्टार्ट करना है, लर्न करना। अब रूट वर्ड से कैसे करें? सबसे पहला, सबसे सही स्टेप ये होगा कि पहले आप रूट वर्ड्स पे अच्छी पकड़ बना लें। रूट वर्ड्स आपको जितने भी मिले, जितने भी आपको ग्रीक लैटिन भाषा का रूट वर्ड मिल रहे हैं, तो वो आप एक जगह से सारे अच्छे से कर लें। तो रूट वर्ड पहले 5 दिन, 5 दिन हम लोग रखते हैं कि रूट वर्ड्स हम लोग सारे कर लें। अब वैसे देखने में लगेगा कि 5 दिन तो बहुत ही कम है, इसमें क्या होगा? 5-6 दिन, 7 दिन, अगर आपको थोड़ा टाइम, मतलब हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं उससे आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो तो अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? देखिए, इसमें आपको सारे ये नहीं याद करने कि जैसे सोमनैम्बुलिस्ट, सोम से जितने भी वर्ड्स बनते हैं आपको सारे नहीं याद करने। आपको ये याद करना है कि रूट वर्ड है क्या। जैसे एक वर्ड मीसो है। अब एक मीसो वर्ड होता है, मीसो का मतलब होता है हेट करना, चिढ़ना किसी से। उसी से एक वर्ड बनता है मिसंथ्रोप। मिसंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन होता है। तो मिसंथ्रोप क्या हो गया? जो इंसान से जिसे नफरत हो, ह्यूमन से जिसे नफरत हो। फिर इसी तरह से एक बना मीसोगैमिस्ट। मीसो का मतलब हेट है, मीसोगैमिस्ट
कैमोस का मतलब होता है शादी, तो जिसे शादी के आइडिया से ही नफरत हो, बिल्कुल शादी ना करना चाहता हो। फिर इसी तरह से मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या हुआ? गाइनी या ये जो जिनी है इसका मतलब होता है औरत, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं औरतों के डॉक्टर। मिसोजिनिस्ट क्या हुआ? जो औरतों से चिढ़े। फिर इसी तरह से बनता है मिस एंड्रिस्ट, एंडर मतलब आदमी होता है, जो आदमी से चिढ़े। तो ये बस आपको सारे वर्ड्स नहीं लर्न करने, आपको ये समझना है कि मिसो वर्ड का मतलब हो गया हेट। इतना आपको 5 दिन में इतना आप आराम से कर सकते हैं। मतलब वर्ड्स पे भी नज़र डाल लीजिए कि उससे रिलेटेड क्या-क्या वर्ड्स हैं। कुछ तो आपको याद रह ही जाएँगे। लेकिन आपका मेन काम क्या है कि आप सारे रूट वर्ड याद कर लीजिए कि मिसो का मतलब हेट हो गया, मिसो का उल्टा होता है फिल, फिल का मतलब लव होता है। तो ऐसी जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होगा? फिल का मतलब लव था, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन हो गया, तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया मैनकाइंड का लवर, मतलब इंसान से जिसको प्यार हो, सबका भला करना चाहे, इस तरह का इंसान। तो ये आपको बस इतना याद करना है कि मीसो का मतलब हेट हुआ, फिल का मतलब लव है, एंथ्रोप ह्यूमन है, इस तरह के। सोम का मतलब स्लीप है। उससे जो रिलेटेड वर्ड्स बनते हैं उन पे नज़र ज़रूर डाल लीजिए, सबका मीनिंग देख लीजिए, लेकिन याद करने का फोकस आपको ये करना है। उससे क्या होगा, 5 दिन में आपका ये हो सकता है। रूट वर्ड्स ऐसे नहीं कि अनगिनत होते हैं, 5 दिन में संभव है कि आप लर्न कर लें। मतलब ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करिए कि 5 दिन में जितना रटा है वो आपको पूरा 100% याद रहेगा, लेकिन वो आपका रिवाइज होता रहेगा। तो 5 दिन बैठ के आपने रूट वर्ड्स किए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले 5 डेज हम लोगों ने रूट वर्ड्स की, सब रूट्स याद किए। उस दिन उतने 5 दिन जो हैं उसमें हम लोगों को और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं बाकी की वोकैब जो है। अब जब आप बाकी की वोकैब करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम करेंगे, तो आपको रूट वर्ड्स उसमें मिलते रहेंगे। जब आपको रूट वर्ड्स याद होंगे, तो आप फिर वर्ड को देख के पहचान लेंगे कि अच्छा इस ये रूट वर्ड तो हाँ मैंने पढ़ा था, इसका तो ये मतलब था, इसका हेट मतलब था, इसका लव था, इसका शादी मतलब था। तो उससे आप जोड़ के फिर आपको ज़्यादा तेज़ी से याद होगा। जब आपको एक बार रूट वर्ड्स क्लियर होंगे, तो ज़्यादा तेज़ी से फिर वो चीज़ें याद होने लगेंगी। आप एक बार नज़र तो सब पे डाल ही चुके होंगे कि एक वर्ड से क्या-क्या बनता है। तो वो थोड़ा-सा आपको लगेगा हाँ, ये वही वर्ड दोबारा से आ रहा है। अब आपको वोकैब स्टार्ट करनी है। अब वोकैब में आप क्या चीज़ करें? देखिए फ्रेज़ल वर्ब्स जो हैं, फ्रेज़ल वर्ब्स आप किसी भी दिन 5-7 से ज़्यादा मत करिए। मान लें हम लोग आप 7 डेली करते हैं और हमारे पास दिन कितने हैं? देखिए दिन हमारे पास इतने थे, 5 प्लस 90 प्लस 20 थे, तो 5 डेज़ हमने और कुछ नहीं किया, बस हमने रूट वर्ड्स किया। उसके बाद हम लोग 100 दिन पूरी वोकैब को करेंगे। जितनी भी वोकैब है सारी 100 दिन में करेंगे। लास्ट के 10 दिन हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ रिवाइज़ करेंगे। लास्ट के 10 दिन आप ऐसे रखिए, आप सिर्फ रिवाइज करिए। या आपको लगे कि मेरा तो थोड़ा छूट गया है वो कैब, तो फिर आप थोड़ा टाइम नई वो कैब को दे दीजिए। लेकिन लास्ट में रिवीजन भी बेहद ज़रूरी है, वो तो करना ही है हर हालत में। तो हम लोग 10 दिन मान के चल रहे हैं और 100 दिन हमें पूरा याद करना है। अब 100 दिन की स्ट्रैटेजी क्या है? रोज़ आपको 7 फ्रेज़ल वर्ब, इससे ज़्यादा मत करिए। तो 7 फ्रेज़ल वर्ब मतलब अगर आप कर सकते हैं, तो बात अलग है, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको याद रह रहा है, लेकिन वैसे रोज आपको 7 करने हैं, तो 7 इंटू 100 हमारे 700 हो जाएंगे, तो 700 फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा है। 7 मान के चल रहे हैं, हो सकता है 5-6 ही आप कर पाए, लेकिन आपके 500 से 700 तक तो आपके फ्रेजल वर्ब हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा नंबर है। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, इसमें आप कर सकते हैं कि 15 डेली कर लीजिए। ये ऐसा नंबर लिख रहे हैं जो बच्चे मैनेज कर लेते हैं आसानी से। मतलब वो टॉपर्स की सिर्फ बात नहीं कर रहे, टॉपर बच्चे तो और भी ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन जितने एक एवरेज बच्चा भी आराम से मैनेज कर लेता है, वो ये है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप 15 डेली करिए। फिर ईडियम आप 10 डेली कर लीजिए, 10 ईडियम कर लीजिए आप डेली। बल हाँ, सिनोनिम एंटोनिम में कोई नंबर नहीं लिख रहे। सिनोनिम एंटोनिम आप जितने पॉसिबल हो उतने लर्न करिए, लेकिन उसके साथ अब अगर आप इतना करेंगे तो 100 से सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी बहुत सारी वोकैब, हज़ारों में वोकैब आपकी कवर होती जाएगी। लेकिन आप कैसे पढ़ें? देखिए आपको 5 दिन के बाद रूट वर्ड, हम लोग 5 दिन हम लोगों ने सिर्फ रूट वर्ड किया। उसके बाद से हम लोगों ने ये पैटर्न फ़ॉलो करना शुरू किया। अब आधा घंटा मान लीजिए, आप रोज़ आधा घंटा दे रहे हैं वोकैब को, नई वोकैब रोज़ आधे घंटे में करेंगे, इतनी हो सकती है। आधे घं ये ज़्यादा कोई संख्या नहीं है, आधे घंटे में आप मैनेज कर सकते हैं।
लेकिन आधा घंटा प्लस रोज आपको रिवीजन करना है। तो देखिए रोज हमने 30 मिनट्स की न्यू वोकैब की, ये न्यू को हमने रोज टाइम दिया इतना। लेकिन पहले दिन तो कुछ आपको रिवाइज नहीं करना, लेकिन हाँ सेकेंड डे से तो आपका रिवीजन स्टार्ट होना ही पड़ेगा। तो 5 से 7 मिनट्स रोज रिवीजन भी करना है। और रिवीजन किस दिन का करना है? बस जस्ट पहले वाले दिन का। पिछले दिन आपने जो भी पढ़ा, रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए 5-7 मिनट ही रखा है, क्योंकि आप एक दिन अच्छा आधा घंटा दे के आप पढ़ चुके हैं पूरा। तो नेक्स्ट डे आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, वो अच्छे से रिवाइज उसे कर लीजिए। फिर आपको मतलब आप रोज़ कितनी वोकैब कर रहे हैं? 35 मिनट्स, 37 मिनट्स ऐसे कर रहे हैं। अच्छा उसको भी कैसे करें? देखिए लिख-लिख के याद अगर आप करें तो वो ज़्यादा याद होता है। और आप ये भी कर सकते हैं कि एक पेपर पे अगर आप भूल रहे हैं, तो और बहुत ज़्यादा आप टाइम भी नहीं दे सकते, आपको और भी चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ़ वोकैब ही तो आपके एग्ज़ाम में है नहीं। तो आप ये करिए, आप पेपर पे वोकैब लिख लीजिए, जो रोज़ जितनी भी वोकैब आप लर्न कर रहे हैं, एक पेपर पे आपने लिख ली, उस पेपर को आप जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ चिपका दिया, खाना जहाँ खाते हैं उसको साथ में लेके चल लीजिए, वहीं आप रख लीजिए, तो आपकी नज़र पड़ती रहेगी। मतलब आपने एक्स्ट्रा टाइम उसे नहीं दिया, लेकिन दिन भर में आपकी 5-6 बार उस पे नज़र पड़ गई। खाना खाते-खाते आपने जैसे कुछ सेकंड ही 30 सेकंड आपने लगा के देखा, लेकिन 3-4 वर्ड उसी में आपके कवर हो गए। तो रिवाइज़ हो गए, 5-6 वर्ड्स आपके हो गए। आते-जाते आप पढ़ाई से उठ रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, मोबाइल उठा रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी फिर सामने लिस्ट है तो उस पे नज़र पड़ गई। सामने वो होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ सामने होगी तो तभी तो आपका रिवाइज़ हो रहा है। अगर नज़रों से दूर होगी तो फिर आप भूल ही जाएँगे। वो तो किसी चीज़ के लिए भी होता है कि जो चीज़ नज़रों के सामने रहती है, वही हमें याद रहती है। तो उसके लिए आप ये ज़रूर करिए कि जहाँ बैठ के पढ़ते हैं या फिर आप थोड़ी देर सुस्ता रहे हैं या माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ और म्यूज़िक सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप एन्जॉय रील्स ही देख रहे हैं, कुछ देर माइंड फ्रेश करने के लिए तो सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। तो आप वहाँ सामने रख लीजिए, खाना बना रहे हैं तो एक जगह सामने रख लिया कि खाना बनाते-बनाते उस पे नज़र पड़ेगी। आप अलग से उसको कॉपी लेके नहीं बैठे, लेकिन नज़र पड़ती रहेगी तो कुछ तो ये रिवाइज़ होगा। तो रिवीजन को 5-7 मिनट आपको तो अलग से देने हैं, वो तो बैठ के पढ़ने वाला। लेकिन ऐसा रिवीजन चलते-फिरते वाला भी आपको रोज़ करना है, तो वो आप जो भी पेपर पे एक लिख लीजिए, जहाँ पे बैठे वहाँ पे साइड में रख लीजिए। बात करते-करते उस पे नज़र पड़ गई या फिर आप कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, तो वो लिस्ट अपने सामने रखिए। फिर रास्ते में आपने नज़र डाल ली, वेट कर रहे हैं किसी का, तो बस उस पे नज़र डालने के लिए लगातार नज़र डालते रहेंगे तो याद आपको होगा। अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर सब भूलेंगे, इतनी मेहनत आपकी सब बेकार जाएगी। तो मतलब आपको रोज़ 30 प्लस 5 मिनट्स ऐसे ही आपको रोज़ रिवीजन करना है। मतलब ये 30 तो न्यू है, फिर साथ में रिवीजन करना। अब इसके अलावा हर संडे को एक दिन बना लीजिए, जैसे हम लोग संडे मान लेते हैं। संडे को आपको पूरे हफ्ते का रिवाइज़ करना पड़ेगा। कुछ टाइम आप थोड़ा कम टाइम दे दीजिए, जैसे 15 मिनट या 20 मिनट आप नई वोकैब कर लीजिए। एक स्ट्रैटेजी, वो तो आप अपने हिसाब से भी पढ़ेंगे। लेकिन मान लें कि आपने संडे को 20 मिनट नई वोकैब की, तो ये न्यू के लिए है। और साथ में हम लोगों ने मान लीजिए लगा दिए 20 मिनट और रिवीजन के लिए। रिवीजन हम लोगों को करना है पूरे हफ्ते का, संडे को हमें पूरे हफ्ते का करना है। 20 मिनट कम नहीं है, क्योंकि आप रोज रिवाइज करते आए हैं ना। ऐसा तो नहीं है आप नए सिरे से सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, तो आप रोज उस पर नजर डालते हुए आए हैं, रिवाइज करते हुए आए हैं, तो फिर आपको 20 मिनट में पूरा मैनेज कर सकते हैं आप। तो मतलब आपने संडे को एक्स्ट्रा थोड़ा 40 मिनट पढ़ लिया, ये रिवाइज करते रहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका पूरा जब 1 महीना हो जाए, आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद आप कुछ नया, 1 दिन 2 दिन आप कुछ नया मत करिए। 1 दिन मान लीजिए कुछ भी नया आपने नहीं किया, लेकिन फिर आपको पूरे महीने का रिवाइज़ करना होगा। पूरे मंथ का रिवाइज़ करना होगा, और वो भी आप रोज़ रिवाइज़ करते आए हैं, संडे को रिवाइज़ करते आए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपको एक दिन ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें आप पूरा नया करें, पूरा मतलब रिवाइज़ करें पूरे महीने का। ऐसे आपको फिर दूसरे महीने पे, फिर तीसरे महीने पे इस तरह से करना होगा। लास्ट के 10 डेज़ ऐसे मान के चलिए कि कुछ नया नहीं करना। अब कुछ छूट ही गया है, आपको लग रही है इम्पोर्टेंट वोकैब थी, ये तो रह गई, वो आप साथ में कर लीजिए, लेकिन रिविज़न को आपको बहुत टाइम देना होगा। क्योंकि जो इतने दिन में किया, वो अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया, तो पूरी 2-3 महीने की मेहनत सब बेकार गई। तो ये चीज़ आपको करनी है। साथ में अब इसके अलावा ये तो आपका अपना रिविज़न चल ही रहा है, लेकिन आप साथ में मॉक टेस्ट भी देंगे। जब आप मॉक टेस्ट देंगे या क्लास में कोई, मतलब आप क्लास कर रहे हैं, कोई अब कोई वोकैब स्पेशल हम लोगों की आ रही है, कोई मैराथन आ रही है, उसमें भी आपको वोकैब मिलेगी। हो सकता है कुछ वोकैब आपको नहीं मिले, कुछ आपकी रिविज़न वाली मिले।
तो आपको उसमें भी रिवाइज़ हो जाएगा, तो साथ में वो भी आपका रिवीजन होता रहेगा कि क्लास में आप कर रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लाए हैं, तो उसमें आधे वर्ड्स वोकैब के आधे सवाल हो जाएँगे, तो वहाँ पे आपको वो वाले वर्ड्स मिलेंगे, नए वर्ड्स भी मिलेंगे, वहाँ से भी आपका होता रहेगा। साथ में फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने पे वर्ड्स मिलेंगे। स्पेशल क्लासेस में, मैराथन में और इसी तरह से मॉक टेस्ट करने में आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, रिवीजन आपका वहाँ पे भी होता रहेगा। तो कई तरह से आपका रिवीजन होता रहेगा, जो कि बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि रोज़ आप कुछ वैरायटी रखिएगा। ये बिल्कुल ना करिए कि आज मैं बैठ के सारे फ्रेज़ल वर्ब कर लेता हूँ। मतलब जितने भी 50 फ्रेज़ल वर्ब मैं आज कर लूँ, आज मैं बैठ के 100 इडियम कर डालूँ। उस तरह आप मैनेज उस टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ, हो गया, एक टारगेट मैंने अचीव कर लिया। लेकिन फिर आप भूल जाएँगे बहुत जल्दी। वैरायटी जितनी रखेंगे उतना आपको कम कन्फ्यूज़न होगा, बोरियत भी कम होगी, क्योंकि पढ़ाई से बोरियत होती है, नींद आने लगती है। लेकिन अगर इस तरह पढ़ेंगे, वैरायटी रख के, तो कम बोर होंगे। वो तो नहीं है कि आपको मज़ा आने लगे, वो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो, आप बुक्स के थ्रू करें, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन जितना अभी टाइम है, हम लोगों को ये टारगेट नहीं बनाना कि अगले 1-2 साल बाद सिलेक्शन हो। इसी बार जो वैकेंसी निकली है उसमें वो सिलेक्शन उसमें पाना है। उसके लिए आप ये टारगेट फ़ॉलो करिए, मतलब ये स्ट्रैटेजी कि आप रोज़ आपको वोकैब करनी है, हर संडे को रिवाइज़ करना है, फिर हर 1 महीने के बाद रिवीजन करना है। अब एक और चीज़ करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ें या नहीं? और पढ़ें तो कौन-सा हिस्सा पढ़ें, कितना टाइम लगाएँ? न्यूज़पेपर रीडिंग बेहद इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप एमटीएस दे रहे हैं या सीजीएल, अगर आप कोई भी सीजीएल, सीएचएसएल ऐसा कुछ दें, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। अब वोकैब से अलग हट के देखते हैं। वोकैब तो आपको न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई, लेकिन उसके अलावा भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मदद मिलती है, क्लोज़ टेस्ट में बहुत मदद मिलती है। तो न्यूज़पेपर अगर आप एमटीएस दे रहे हैं, तो क्लोज़ टेस्ट के लिए ज़रूर पढ़िए। क्लोज़ टेस्ट और वोकैब के लिए। देखिए, क्लोज़ टेस्ट का नाम इसलिए लिया, वैसे तो हम लोग वोकैब अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसपे भी आते हैं, लेकिन क्लोज़ टेस्ट आपका 15 नंबर का आने वाला है एमटीएस में। और 15 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा नंबर हो गया है तो। तो जो आपका 15 नंबर की चीज़ आनी है, उसमें क्लोज़ टेस्ट में क्या पूछा जाता है? उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज़ होती है। एक पैसेज होता है, पैराग्राफ होता है, उसमें से 5 वर्ड वो गायब कर देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, आपको 4-4 ऑप्शंस में से बताना होता है कौन-सा सही वर्ड है इसमें। उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें ग्रामर भी पूछी जाती है, वोकैब भी, तो दोनों चीज़ें आ गई। तो अब क्लोज़ टेस्ट में आप ग्रामर, वोकैब दोनों तो पढ़ते ही रहेंगे, तो आपको उससे मदद मिलेगी। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से भी बहुत हेल्प मिलती है, बहुत इम्प्रूवमेंट आपको क्लोज़ टेस्ट में दिखाई देगा। अब रोज़ न्यूज़पेपर को थोड़ा टाइम दे दीजिए, जैसे आधे घंटे मान लीजिए कि आपको न्यूज़पेपर को टाइम देना है। वो सिर्फ़ वोकैब के लिए नहीं है, उससे आपको वोकैब में इम्प्रूवमेंट होगा, ग्रामर में होगा, क्लोज़ टेस्ट में होगा। आप एमटीएस दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, आपको सीजीएल देना है या कोई ऐसा एग्ज़ाम देना है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो उसमें भी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो देखिए, आपको न्यूज़पेपर में क्या करना है, बस आपको फ्रंट पेज पढ़िए, आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ना। एडिटोरियल जो होता है संपादकीय, वो बिल्कुल नहीं करना। आपको ये आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे। आईएएस की तैयारी कर रहे होते, आपसे बोल देते द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप फ्रंट पेज पढ़ के भी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो उसके लिए क्या किया? अच्छा, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ें? आसान पढ़िए, द हिंदू नहीं पढ़ना, उसकी थोड़ी मुश्किल इंग्लिश है। आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए। तो इसमें से आप कोई भी पढ़ लीजिए, ये थोड़े आसान वाले पेपर्स हैं। आप फ्रंट पेज पढ़िए, वो भी कितना, ये नहीं कि लेके ही बैठ गए दिन भर ही पढ़े ही चले जा रहे हैं कि मैम ने तो कहा था इम्पोर्टेंट है तो आज ही खत्म कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको थोड़ा-सा पढ़ना है। एक न्यूज़ जिसका इस इंग्लिश में तो कहेंगे वन पीस ऑफ न्यूज़, एक न्यूज़ आर्टिकल आप पढ़ लीजिए। एक न्यूज़ आर्टिकल आपको पढ़ना है और फ्रंट पेज वाला पढ़ना है, और जिस न्यूज़ की आपको थोड़ा-सा आइडिया हो, मतलब थोड़ा उसका बैकग्राउंड पता हो, आपने न्यूज़ सुनी हो या हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ा हो, अगर आपको पहले से उसके बारे में जानकारी है, तो आप इंग्लिश में ज़्यादा समझ पाएँगे। क्योंकि आपके दिमाग में पूरी कहानी पहले से है कि ऐसा-ऐसा हुआ था। वो सब आप जैसे इंडिया के किसी भी कंट्री से, अमेरिका से रिलेशन है, टैरिफ के ऊपर लेकर कुछ है, ट्रम्प की न्यूज़ है, तो आपकी न्यूज़ आपको पहले से पता है कि वो क्या खबर है, फिर आपने उसे इंग्लिश में पढ़ लिया तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। आपको क्या करना है, आप एक बार पढ़ जाइए और जो मुश्किल वर्ड आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए वो वाले शब्द जो आपको मुश्किल लग रहे हैं। आपके पास सामने न्यूज़पेपर है तो उसपे पढ़ लीजिए, नहीं तो आजकल तो सब वेबसाइट पे सब मिल ही जाता है ऑनलाइन, तो न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिए आप।
जो मुश्किल वर्ड आपको लगा उसको लिख लीजिए, फिर आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, कोई डिक्शनरी हो वहाँ देख लीजिए, नहीं तो गूगल पे तो आप इंग्लिश, हिंदी दोनों मीनिंग मिल जाएँगे। तो उस वर्ड का आप क्या करिए, मीनिंग इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हिंदी में भी लिख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में मुश्किल उसका मतलब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी हिंदी भी साथ में लिख लीजिए, क्योंकि असली चीज़ है कि आपको समझ में आए उसका मतलब। अब जब आपने सारे वर्ड्स लिख लिए, सबको समझ लीजिए कि क्या-क्या मतलब था, फिर एक बार दोबारा से उस आर्टिकल को पढ़िए। तो न्यूज़ थी उसको एक बार फिर से पढ़िए। जब आपको सारे शब्दों के मतलब पता होंगे, तो आप जब सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उससे आपका क्या होगा, फिर उन वर्ड्स को थोड़ी देर पढ़ा, जैसे मान लीजिए 20 मिनट आपने पढ़ लिया, ये सब करने में आपको 20 मिनट लगे, फिर उसके बाद आप वर्ड 10 मिनट बैठ के वो वर्ड्स याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, एक न्यूज़ में कितने हो जाएँगे? सिर्फ 10 वर्ड्स आपके वो भी साथ में तैयार हो गए, और वो जो आधा घंटा आपने लगाया, उसमें आपकी वोकैब भी सुधरी, ग्रामर भी सुधरी, और साथ में क्लोज टेस्ट जो कि 15 नंबर का है। या फिर आप अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो उसमें भी आपका सुधार हुआ। 5 सवाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, तो इतनी चीजें सुधर रही हैं वो आधा घंटा पढ़ के। तो ये चीज आपको करनी है, फ्रंट पेज पढ़िए, ऐसी एडिटोरियल बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो उससे आपकी बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो कैप तो ऑब्वियसली सुधर ही रही है। तो ये आपको करना है, और रिविजन साथ में इसका भी रिविजन करिए। जैसे संडे को आप मान लीजिए नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर, संडे का एक दिन का छोड़ दिया, फिर आपने पूरे दिन रिवाइज, वो पूरा जितना भी आपने इतने दिन में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिए। और जल्दी ही आपको एक और चीज़ दिखाई देगी कि जो आपके न्यूज़पेपर में वर्ड्स आ रहे हैं बहुत रिपीट होने लगेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, यही वर्ड तो मैंने अभी 5 दिन पहले किया था। बहुत ऐसे वर्ड्स आएँगे, तो वो आपका रिविज़न होता जाएगा, वो बिल्कुल रट जाएँगे आपको वर्ड्स। और किस वर्ड के साथ कौन-सा प्रीपोज़िशन आ रहा है, कौन-सा टेंस यूज़ हो रहा है, कैसी रचनाएँ हो रही हैं, वो सब आपको वहाँ पे पता लगने लगेगा, आइडिया होगा आपको, तो क्लोज़ टेस्ट में और ग्रामर के सवालों में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने ये की, पहले तो हम लोगों ने सिलेबस आपका देखा कि क्या था, फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि 5 डेज़ आपको रूट वर्ड बहुत अच्छे से करने हैं। तो रूट वर्ड का मतलब है कि आप उसके सबका मीनिंग देख लीजिए, किस वर्ड का क्या मतलब है, वो अच्छे से याद करने की कोशिश करिए। ये याद बहुत सारे नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपको फिर उससे रिलेटेड शब्द मिलेंगे, तो फिर आपके रिवाइज़ होते जाएँगे, तो वो दिमाग में बसते जाएँगे। फिर आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिख-लिख के याद करिए, नोट्स आप जो एक-एक पेपर पे लिख लीजिए, फिर उस पेपर को जहाँ बैठे हैं वहाँ पे आप रख लीजिए, खाना बना रहे हैं तो सामने रख लीजिए, खाना बनाते-बनाते नज़र पड़ती रहेगी। ऐसा आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लिए भी कर सकते हैं, कि आपने जितना याद करना है, जो चीज़ याद नहीं हो पा रही है उसको सामने रख लिया, नज़र पड़ रही है तो वो अलग से टाइम भी नहीं जा रहा, और वो नज़र पड़ते-पड़ते वो याद भी हो गया। तो और रिविज़न आपको हर दिन करना है, हर संडे को पूरे हफ्ते का रिविज़न करना है, हर महीने आपको 1 दिन के गैप करके पूरे महीने का रिवाइज़ करना है। लास्ट 10 डेज़ आपको छोड़ने हैं, जिसमें आप रिविज़न पूरे का करें। जितना भी आपने किया, उतना पूरा आप रिवाइज़ कर लीजिए। अगर 10 नहीं छोड़ना, आपको और भी चीज़ें करनी है तो थोड़ा कम छोड़ दीजिए, लेकिन रिवाइज़ आपको लास्ट डेज़ में कुछ नया नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोगों की थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी थी, जिससे आप वोकैब आपके हज़ारों वर्ड, 4000 5000 ऐसे आप वर्ड्स आराम से लर्न कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। रोज़ आपको लर्न करना पड़ेगा, किसी दिन गैप ना करिए। नहीं ज़्यादा पढ़ने का टाइम है, थोड़े से वर्ड्स कर लीजिए, रिविज़न ही कर लीजिए, किसी वजह से बहुत ऐसी कुछ हो गया है कि आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप दोहरा ही लीजिए। वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मेरा बिल्कुल दिन वेस्ट हो गया। तो अगर मतलब तबीयत ही ख़राब है, ऐसा कुछ है, तो फिर वो बात अलग है, सेहत भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी कोशिश करिए, कहीं शादी में भी जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ है तो रास्ते में ही थोड़ी नज़र डाल ली, थोड़ा-सा देख लिया जिससे लगे कि हाँ, चलो एक दिन पूरी तरह वेस्ट तो नहीं हुआ, मैंने कुछ तो किया, कुछ तो अच्छा इसमें वोकैब के लिए किया। तो बस हम लोग इसी तरह से क्लास में जो बहुत इम्पोर्टेंट वोकैब है वो आपके लिए लाते रहेंगे, संडे को स्पेशल क्लासेस, फिर मॉक टेस्ट आएँगे तो उसमें आपकी बहुत अच्छी वोकैब कवर हो जाएगी। रिवाइज़ होती चलेगी, और एग्ज़ाम से पहले बहुत मैराथन भी होंगे, मतलब अभी से स्टार्ट हो ही गए हैं। ईडीएम्स के अभी किए हैं, फिर आगे भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, ये सारे ही वोकैब से रिलेटेड हम लोग मैराथन लाएँगे। उसमें आपकी अच्छी सी वोकैब कवर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। आपने शायद कर ही दी होगी वोकैब, लेकिन अब और बिल्कुल जुट जाइए, इसी बार सिलेक्शन पाना है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।